बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सत्र में। और आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यानी तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। और इसे हम बड़े आसान तरीके से बहुत ही कम समय में समझने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए हुए हम जल्दी से इस टॉपिक पर आ जाते हैं। लेकिन उसके पहले कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जैसा कि आपसे अभी हमने बात की कि हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कैसे इसे आप कहेंगे वो हमने बात की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और हिंदी में इसे क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे तरंगों के अध्यारोपण, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो है, हम इसे किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे क्या समझना है हमें। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव या तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत जब हमें पढ़ना हो तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि तरंग क्या है, वेव क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी चैनल पर वेव के बारे में, तरंग के बारे में मैंने अलग से वीडियो दिया है। अगर आपने उसे पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से आप उस वीडियो पर जाइए और वेव्स के बारे में पहले जानकारी ले लीजिए। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि वेव क्या है फ्रेंड्स। वेव होता है फ्लो ऑफ डिस्टरबेंस, है ना। किसी एक स्थान पर, एक पोजीशन पर हम डिस्टरबेंस यानी विक्षोभ क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वो डिस्टरबेंस जब आगे बढ़ने लगता है उसी को हम वेव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वॉल से हम एक रस्सी सीधी करके बांध दें, है ना, और इस रस्सी को इस एंड पर आप पकड़ें और कुछ नहीं करना, सिर्फ अप डाउन, ऊपर नीचे इसे घुमा दें, है ना, तो आप अपने आप देखेंगे कि पूरी रस्सी में आपने इसी पॉइंट पर सिर्फ अप डाउन मूव कराया, ऊपर किया नीचे किया, ठीक है, और पूरी रस्सी में आप देखते हैं ऐसे करके एक वेव चलने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपने इस पोजीशन पर, यानी यहां पर जो डिस्टरबेंस दिया, इसको ऊपर नीचे हिला करके ये डिस्टरबेंस, ये विक्षोभ आगे फ्लो कर जाता है, आगे संचरित हो जाता है, और इसी फ्लो ऑफ डिस्टरबेंस को हम कहते हैं वेव, तरंग, है ना। तो यहाँ जो हमने रस्सी का एग्जाम्पल लिया, यानी हमने एक मैकेनिकल मीडियम की बात की है, एक माध्यम की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। लेकिन जब आपने वेव वाला वीडियो पढ़ा होगा उसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ वेव्स आपने देखे। जैसे हम मैकेनिकल वेव अलग स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात अलग करते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके की वेव हो, लेकिन उसमें एक डिस्प्लेसमेंट टर्म, आपको एक विस्थापन आपको दिखता है। जैसे मैकेनिकल वेव को समझना ज्यादा आसान है क्योंकि इसको आप फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माध्यम में मीडियम के पार्टिकल्स हैं, है ना। इस पार्टिकल को हमने अप डाउन मूव कराया तो इसके पीछे पीछे बाकी सारे पार्टिकल्स उसी तरीके का मोशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरीके का वेव दिखाई पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, जैसे कि हम लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करते हैं, तो वहां भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वहां लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी मैकेनिकल नहीं है, यानी इसके संचरण के लिए, इसके फ्लो के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम मीडियम के पार्टिकल्स की बात करते हैं, ये पार्टिकल्स लाइट के केस में नहीं होंगे। लेकिन लाइट में जो वाइब्रेशन होता है वो क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर का होता है। तो वो वेक्टर जब ऐसे साइन वेव की तरह वाइब्रेट करते हैं तो उन वेक्टर के हम डिस्प्लेसमेंट की, उनके विस्थापन की बात करेंगे। तो यहां मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे तो हमें
वेव में हम डिस्प्लेसमेंट किसे कह रहे हैं, विस्थापन किसे कह रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मैकेनिकल वेव में, यांत्रिक तरंग में आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये आपकी इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था है। साम्यावस्था से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है और कितना है, ये सीधे सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी इलेक्ट्रिक वेक्टर या मैग्नेटिक वेक्टर, जिसका भी आप वाइब्रेशन लेते हैं, उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हम इक्विलिब्रियम से पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बताते हैं। और एम्पलीट्यूड यानी आयाम भी आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था से किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन होता है, उसे हम आयाम यानी एम्पलीट्यूड कहते हैं। और साइन वेव की फॉर्म में जब हम वेव को लिखते हैं तो वो इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में, इस तरीके से आप वेव को, साइन वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आप ये जानते हैं कि y क्या है, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था से एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिखाती है, a एम्पलीट्यूड है, आयाम है, ओमेगा टी को फेज कहते हैं। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है जो साइन वेव के लिए हम यूज करते हैं। तो इतनी तो बातें वेव के बारे में। तो अब जल्दी से, अगर इतना आपने रिवीजन कर रखा है पहले से तो अच्छी बात है, अदरवाइज जल्दी से उस वीडियो पे जाइए जहां वेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर हम आज देख लेते हैं कि क्या है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हम मैकेनिकल वेव या लाइट वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसी की भी बात कर सकते हैं, दोनों में डिस्प्लेसमेंट तो आना ही है। अब मान लीजिए कि किसी मीडियम से, यहाँ माध्यम की बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल वेव है, ठीक है। अदरवाइज वो जब वेक्टर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर, तो वो लाइट की बात होती है। अब यहाँ गिवन मीडियम से एक साथ दो वेव्स, है ना, किसी भी टाइप की वो वेव हो सकती हैं, वो पास कराते हैं और किसी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट P है, यहां पर ये फर्स्ट वेव पहुंची और उसी टाइम पर कोई दूसरी सेकेंड वेव भी पहुंच गई। ठीक है, दोनों वेव इस पॉइंट पर एक साथ पहुंची। तो फर्स्ट वेव के लिए अगर हम लिखते हैं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और सेकेंड वेव के लिए हम इक्वेशन लेते हैं y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। समझ गए होंगे आप वे कि ये y1 क्या है, पहली वेव का t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है, y2 क्या है, t टाइम पर सेकेंड वेव ने जो इस p पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है ना। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि y1 जो इस p पॉइंट पर फर्स्ट वेव ने डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर दिया, उसी टाइम पर सेकेंड वेव ने p पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, y2 दिया। ठीक है, तो अब दोनों वेव ने अपना अपना डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि टोटल यानी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों की ही वजह से इस P पॉइंट पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा y, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, यानी ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो वेक्टर को अगर हम चाहें तो हम कैसे इसके ऊपर एरो लगा के लिखते हैं, आप एरो लगा के दे सकते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस P पॉइंट पर कैसे आएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट वेव की वजह से t टाइम पर ही डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम, ये P पॉइंट पर t टाइम पर ही टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। और यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब यहां ये ध्यान रखिएगा कि हमने दो वेव की बात की है, तो ये y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आ गया है, लेकिन यहीं से एक ही टाइम पर P पॉइंट से दो या दो से ज्यादा वेव्स भी क्रॉस कर सकती हैं। तो अगर दो वेव्स ना हो करके दो से ज्यादा वेव क्रॉस करेंगी तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव यानी तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहेगा, ये कहेगा कि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन, जितनी भी वेव्स हैं वो सब की वजह से डिस्प्लेसमेंट P पॉइंट पर T टाइम पर यानी सेम टाइम पर
और n नंबर ऑफ वेव्स हैं तो n नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स हम ऐड करेंगे। और एडिशन कैसा, वेक्टर सम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। जब सभी इंडिविजुअल वेव्स की वजह से, सभी जो तरंग है उनकी वजह से p पॉइंट पर एक ही समय यानी t टाइम पर होने वाले विस्थापन को का वेक्टर सम यानी सदिश योग हम करते हैं, तो हमें p पॉइंट पर t टाइम पर टोटल डिस्प्लेसमेंट y मिल जाता है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जिसे हमने n नंबर ऑफ वेव्स को पास कराया, उस केस में हमने इक्वेशन लिखी है। यहां ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ रहे होते हैं, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे होते हैं, तो यहां सबसे पहली चीज तो हम ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करते हैं। ये मैं अलग से पॉइंट आउट कर रही हूं क्योंकि अभी इसके आगे जब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि हम जैसे इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण की बात करेंगे, तो वहां कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम क्या करते हैं, यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये तो एक पॉइंट है जो आपको यहां जरूर याद रखना है जब आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जब सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम ये जो इंडिविजुअल वेव यानी अलग अलग जो तरंगे हैं उनकी वजह से p पॉइंट पर सेम टाइम यानी t टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन उत्पन्न हुआ है, जब उनका वेक्टर सम ले रहे होंगे, तो यहां ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उस पर किसी दूसरे वेव की प्रेजेंस यानी दूसरे वेव की उपस्थिति का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब क्या, यहां मान लीजिए हम दो वेव की बात करें तो हमारे पास है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 यानी वेक्टर सम हमने लिया डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहां अगर ये सेकेंड वेव एब्सेंट हो, ना रहे, है ना, ये सेकेंड वेव यहां से हम पास ना कराएं, तो उस केस में भी फर्स्ट वेव जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा t टाइम पर p पॉइंट पर, वो y1 ही आएगा। और अगर ये फर्स्ट वेव ना रहे, है ना, तो फर्स्ट वेव के ना रहने पर जो सेकेंड वेव p पॉइंट पर सेम टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट देगा वो y2 ही आएगा। पहली वेव के प्रेजेंट होने या एब्सेंट होने का इफेक्ट इस डिस्प्लेसमेंट पर नहीं पड़ेगा और दूसरी वेव के प्रेजेंट या एब्सेंट होने का इफेक्ट इस पहली वेव की वजह से होने वाले डिस्प्लेसमेंट पर नहीं पड़ेगा। और यही बात n नंबर ऑफ वेव्स जब पास कराते हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई होगी, लागू होगी। मतलब ये जो y1 डिस्प्लेसमेंट है पहली वेव के कारण, ये डिस्प्लेसमेंट बाकी सभी वेव के प्रेजेंट या एब्सेंट होने से अफेक्टेड नहीं होगा। इसी तरह y2 डिस्प्लेसमेंट दूसरी वेव के कारण भी जो अदर वेव्स हैं, अन्य जो तरंगे हैं, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से अफेक्टेड नहीं होंगी। y2 ही रहेगा चाहे दूसरी वेव प्रेजेंट हो या ना हो, y1 ही रहेगा चाहे दूसरी वेव्स प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन होल्ड करती है, लागू होती है। और ये इक्वेशन आपने देख ही लिया, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो आइए अब इसी को हम अच्छे से रिटन फॉर्म में भी देख लेते हैं। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। फ्रेंड्स, यहाँ ये बता दें आपको कि इसी चैनल पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव एक और वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो बहुत स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, जिसमें कुछ टेक्निकल कमियां होने की वजह से कुछ स्टूडेंट को उसको ठीक से पढ़ पाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो स्टूडेंट के डिमांड पर मैं ये आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव दोबारा से दे रही हूँ और इससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसी मुझे अपेक्षा है। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन आपको दे सकूं, आपको फिजिक्स पढ़ने में मैं सहयोग दे सकूं। तो आइए देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव यानी तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। जो अभी आपने देखा, मेरे साथ आपने सीखा, तो उसे हम अगर डिफाइन करें, हम वर्ड्स में लिखे, तो हम क्या कहेंगे? माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन,
है ना, जो हमने लिखा था y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी y1 और y2 का वेक्टर सम, है ना, सदिश योग। तो ये क्या है, ये परिणामी विस्थापन है। ठीक है, बिल्कुल इसी को अपने दिमाग में रख करके तब आप यहाँ पे पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आ जाता है। माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण, देखिए अभी हम लोगों ने बात क्या की थी, मीडियम में P पॉइंट पर और T टाइम पर। तो माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण, किसमें, T टाइम पर, किसी क्षण का मतलब T टाइम पर। ठीक है, तो माध्यम के प्रत्येक कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन यानी ये y, ठीक है, दोनों तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसी में इसके आगे आप जरूर लिखिएगा कि अगर उसी माध्यम में दो तरंगों से ज्यादा तरंगे पास हो रही हैं, गुजर रही हैं, तो किसी भी क्षण उस कण का परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 एंड सो ऑन yn तक जो हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, जो मैंने वर्ड्स में बोला उसको भी आप जरूर लिखिएगा इसके साथ। अब अगर इसी चीज को आप इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आप क्या कहेंगे, इफ 2 or more wave trains traveling in a medium superpose upon each other, है ना, then the resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of the displacement due to individual wave. ओके, इंडिविजुअल वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट अगर y1 है एक की वजह से, दूसरी की वजह से y2 है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और जाहिर सी बात है इससे दो से ज्यादा वेव है तो उन सब की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया है इंडिविजुअल वेव का, उन सब का हमें वेक्टर सम लेना होगा। देखिए यही चीज हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि अगर फर्स्ट वेव आपकी इस तरीके से है, सेकेंड वेव ये है, एक साथ एक ही पॉइंट से किसी मीडियम से पास होती हैं, तो उस पार्टिकल का जहां से वो एक साथ पास हो रही हैं वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y क्या होगा, y1 प्लस y2 के बराबर होगा। इसमें y1 की वैल्यू पर y2 के होने या ना होने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा और y2 की वैल्यू पर y1 के होने या ना होने का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ये जब दोनों वेव सुपरपोज करती हैं, एक दूसरे से मिल करके मीडियम से गुजरती हैं, तो उन दोनों के सुपरपोज करने से, सुपरपोजिशन से एक नई वेव बनती है, वो भी कुछ इसी वेव फॉर्म में आपको मिलती है, रिजल्टेंट वेव जिसे आप कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहां हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव को, और इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। और आगे की जानकारी के लिए मेरे साथ आगे की वीडियोस देखते रहिए। आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।